सेटअप भी चेंज है, मुझे ये सेटअप फ्रेंडली नहीं लग रहा, बोला सेटअप मुझे फ्रेंडली लगता था। ये लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, माफिया गैंग चला रहे हैं कि फायरिंग हो रही है। मैंने बोला सर ये गलत नहीं है, ये अलग है। 3 साल पहले मुझसे कुछ शिक्षकों ने कहा कि ऐसे छोटे जगह से आईआईटी तो कभी होगा ही नहीं, तुमसे जिस दिन जेई निकल जाएगा ना उस दिन हम पढ़ाना छोड़ देंगे, बिकॉज यू कांट बाई हैप्पीनेस बाई मनी, आप पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते। सर इंडिया में झारखंड की बहुत कम बात होती है, और बात होती भी है तो मीम्स के जरिए होती है कि कभी कोई मीम फेमस हो जाता है कि झारखंड को कोई जानता है क्या। तो क्या सर क्या झारखंड मीम बन के ही रह जाएगा? छोटा नागपुर डायरी के सभी दर्शकों को जोहार। आज हम झारखंड के एक ऐसे टीचर से मिलने जा रहे हैं जितनी प्रसिद्धि शायद झारखंड के किसी और टीचर को आज तक नहीं मिली। इन्हें लोग झारखंड का अलग पांडे भी बोलते हैं। सिर्फ 3 साल में इन्होंने झारखंड में एजुकेशन सेक्टर में जो बदलाव लाया है उस पर हर झारखंडी को गर्व है। आज आइए हम जानते हैं कि कैसे किसान का बेटा झारखंड का सबसे फेमस टीचर कैसे बना। नमस्कार एंड जोहार टू ऑल द व्यूअर्स। और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं ऋषिकेश पांडे जी, जो करीबन 1 साल बाद हमारे पास फिर से आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए। तो पहला सवाल है कि झारखंड में एजुकेशन के क्या हाल हैं? सर ये बड़ा ही गंभीर सवाल है सर, और बड़ा ही मज़ेदार भी है। सर झारखंड में एजुकेशन की हालत बद से बदतर है। झारखंड एक राज्य के रूप में बहुत ही खूबसूरत राज्य है सर, लेकिन इस खूबसूरती में और 4 चांद लग जाती है अगर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम और बढ़िया हो जाता। और सर हालात पता है कब अच्छे होते हैं, जब आपका इंटरेस्ट होता है उसको अच्छा बनाने में। सर झारखंड के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो तकरीबन 7,000-8,000 रुपए के बीच में है। अब पर कैपिटा इनकम जब कम होता है तो आप अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते। क्वालिटी एजुकेशन से मेरा मतलब है सर कि आप प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज पाते, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नहीं भेज पाते, अच्छी शिक्षा से वो वंचित रह जाते हैं। अब सर किसी का इंटरेस्ट ऐसे बच्चों को पढ़ाने में है ही नहीं जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि एजुकेशन आज के दौर में एक सबसे बड़ा बिजनेस है मेडिकल के फील्ड के बाद। तो जब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में, तो सर हालात कैसे बढ़िया होंगे? हालात बद से बदतर है सर। सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे कि सर या तो मैं ना क्लास में होता हूँ या तो मैं कार में होता हूँ। क्लास में ही बच्चों के बीच, और कार में भी मैं किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी सरकारी स्कूल में या किसी न किसी सेंटर पे मैं बच्चों के पास ही जा रहा होता हूँ। और जब वहाँ के बच्चों से मैं मिलता हूँ सर, मैं देखता हूँ कि सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है, प्राइवेट स्कूल की क्या स्थिति है। बहुत मेधावी छात्र सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्योंकि वो मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छे परिवार से नहीं है। सर उनका टैलेंट उनकी गलियों में दम तोड़ रहा है। तो जब ऐसे बच्चे आगे ही नहीं आएंगे सर, तो हालात कैसे सुधरेंगे? जब ऐसे बच्चे आगे आते हैं, जब वो शिक्षित होते हैं, जब वो खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, तब फिर वो अपने जैसे लोगों की मदद कर पाते हैं, क्योंकि वो उन बच्चों का पेन समझते हैं। मैं आज सेकेंड स्कूल के माध्यम से हज़ारों बच्चों को इसलिए पढ़ाता हूँ पूरी अच्छी नीयत के साथ, क्योंकि मैंने खुद ये सब पहले झेल रखा है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे आनंद सर जैसे लोग मिले। तो जब ऐसे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे जो आगे इस कल्चर को आगे बढ़ाए, तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। तो मेरे लिहाज से तो स्थिति बहुत ख़राब है सर। जैसे जैसे हम इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे, हम लोग हर एक पहलू पे बातचीत करेंगे। वैसे जैसे गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है अपने राज्य के लोगों को, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में, तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल तो चलिए वो तो कहीं ना कहीं फॉर प्रॉफिट भी होती हैं, तो कहीं उनका मोटिव वो भी रहता है कि गांव देहात में वो शायद ना अपना प्रेजेंस रखना चाहें, बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है? क्या लोग गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रही है, या लोगों का ही इंटरेस्ट नहीं? जो सरकारी टीचर्स है, बहुत बार हमने सुनने में आता है कि वो स्कूल तक नहीं जाते हैं। तो कुछ इनके बारे में कुछ अगर आपको आइडिया हो तो आप अगर बता पाएँ। सर ये क्वेश्चन ना एजुकेशनल कम थोड़ा पॉलिटिकल ज़्यादा है, और मैं एक टीचर हूँ और पॉलिटिक्स में मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता। ओके, लेकिन मैं एक शिक्षक के रूप में इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल। सर हम सबको पता है, हम ये सवाल भले ही पूछ रहे हैं, लेकिन हमें जवाब इसका पहले से पता है कि सरकारी स्कूल्स की क्या स्थिति है। सर बच्चे अगर इनरोल्ड 2,000 हैं तो जाते 200 हैं।
अटेंडेंस कम है बच्चों का। सर कम हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर जिस स्कूल में शिक्षक 50 होने चाहिए, 60 होने चाहिए, वहाँ पे कुल मिला के 10, 12 या 5 शिक्षक हैं। रेगुलर क्लासेस नहीं होती सर। सर शिक्षक का बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, शिक्षक का पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि आज हर कोई प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और सरकारी स्कूल में वो खुद पढ़ाना चाहते हैं, है ना। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में और खुद कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? सरकारी स्कूल्स में। सर स्थिति ऐसी है कि जितने भी शिक्षक हैं जो सरकारी स्कूल्स में कार्यरत हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है वैसे बच्चों को पढ़ाने में। इस चक्कर में क्या हुआ कि सर एक इंटरेस्ट गैप हो गया। आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे, बच्चों ने क्लास आना बंद कर दिया। जो थोड़े बहुत बच्चे आपके पास आ रहे हैं सरकारी स्कूल्स में, वो शायद मिड डे मील की वजह से आ रहे हैं, है ना, वो खिचड़ी खाने आ रहे हैं, वो जो अंडा ब्रेड मिलता है वो सब खाने आ रहे हैं। सर मैं 100 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स में मैंने सेमिनार किया है और मैं आपको स्थिति बताता हूँ क्या है। कई सरकारी स्कूल्स में गेट नहीं है, कई सरकारी स्कूल्स में सर बोर्ड जो होता है वो नहीं है। मैं सेमिनार करने जाता हूँ, मैं चौक मांगता हूँ, चौक नहीं है, जबकि क्लास में पढ़ाई हो रही थी, पता नहीं टीचर क्या पढ़ा रहे थे। सर आप ठंड के दिन में एक बार चले जाइए सरकारी स्कूल में, आपको ज़्यादातर टीचर बाहर में धूप सेकते हुए मिल जाएंगे और बच्चे बाहर खेलते हुए मिल जाएंगे। तो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं सर, वो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। बिल्कुल। हर प्राइवेट स्कूल का शिक्षक सर आजीवन इसी बात के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं कि एक दिन हम सरकारी शिक्षक बन जाते हैं, और वो सरकारी शिक्षक बनते भी हैं। मतलब इसका मतलब क्या है सर कि सरकारी शिक्षक जो है हमारे प्राइवेट शिक्षक से ज़्यादा क्वालिफाइड है हर मायने में। लेकिन इस प्रिपरेशन के दरमियान पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो जैसे ही जाते हैं वहाँ गए थे पढ़ाने के बजाय आराम फरमाने लगते हैं। तो सर सरकारी स्कूल्स की स्थिति बहुत ख़राब है। अच्छा, क्या सारे सरकारी स्कूल्स ख़राब हैं? नहीं सर। आप केंद्रीय विद्यालय देखें, बेस्ट मॉडल है सर। सर आप अभी जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के जितने भी स्कूल हैं सर, रेगुलर क्लासेस होती हैं, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इनिशिएटिव है वो, है ना, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया वो। सर आप नेतरहाट स्कूल देखें, हमारे यहाँ का जो स्कूल है, तगड़ा स्कूल है सर, क्या अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूल है सर, वहाँ पे फीस नहीं लगता। आप हजारीबाग में सर इंदिरा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल करके है ना, जो बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं सर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निरंतर बेहतर रिजल्ट हो रहे हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन मार्क है मेरा यहाँ, एक सवाल है यहाँ की सरकार से कि जब इस तरह के सरकारी स्कूल के मॉडल इतने सक्सेसफुल हैं और आपको पता है कि इसको कैसे सक्सेसफुल बनाना है, तो बाकी सरकारी स्कूल की स्थिति इतनी खराब क्यों है? हम ऐसा कल्चर क्यों नहीं क्रिएट कर सकते कि सरकारी स्कूल के सर, आप मैं बताऊं, एक सिर्फ बाध्यता कर दीजिए, जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं सर, आप उनके ऑफर लेटर में सिर्फ एक पॉइंट ऐड करा दीजिए कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं पढ़ सकते, वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। सिर्फ एक चीज ऐड करा दीजिए, जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं वो ढंग से पढ़ाना शुरू कर देंगे। उनको पता है कि उनको वेतन लेना है सरकार से, लेकिन पैसा देना है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। सर ये जो इंटरेस्ट गैप है ना, ये ज्यादातर बच्चों के भविष्य को खराब कर रहा है। और उन शिक्षकों को समझना होगा कि भाई आपके स्कूल में जितने बच्चे आ रहे हैं वो माता पिता के, वो लाचार माता पिता के बच्चे हैं जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल नहीं भेज पाए। सर एक माता पिता हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे जगह पे पढ़ाएं। सर उस माता पिता के दर्द को आप महसूस करिए जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल नहीं भेज पाए, सरकारी स्कूल भेज रहे हैं। थोड़ी ऐसी जैसा कि बहुत हमने अच्छी दिल्ली शिक्षा में देखा भी है, काफ़ी हमने स्टोरीज भी सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि बहुत सारे लोग वहाँ के अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल करके सरकारी स्कूल में भी बहुत लोगों ने वहाँ डाला। तो अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिले तो पेरेंट्स भी हैं वो भी क्यों नहीं डालेंगे अपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। अगर गवर्नमेंट अगर चाहे और अपने गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बढ़िया कर दे, तो जो एक धारणा बनी हुई है कि प्राइवेट स्कूल में ही अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड हो सकता है, वो धारणा टूटेगा। तो फिर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अपने हिसाब से जहाँ भेजना चाहें भेजें। बिल्कुल। और सर ये भी एक मिथ है, बराबर एजुकेशन मिले, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सर गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से ये भी एक मिथ है कि प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। मैं बता रहा हूँ कि सर प्राइवेट स्कूल्स में आपको यूनिफॉर्म स्कूल से लेना है, आपको बैग स्कूल से लेना है, आजकल तो जूता स्कूल से लेना है,
आपको डायरी स्कूल से लेना है, आपको टाई स्कूल से लेना है, बेल्ट स्कूल से लेना है, आपको सब कुछ स्कूल से लेना है, बस एजुकेशन आपको बाहर से लेना है। स्थिति ऐसी है। रीजन है सर, सर मैं देखता हूं कि दूसरे क्लास के जो बच्चे हैं, 5वें क्लास के जो बच्चे हैं, स्कूल की शिक्षा इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो बच्चा कोचिंग ना ले। वो बच्चा कोचिंग ले रहा है, वो बच्चा ट्यूशन ले रहा है, वो बच्चा उसको अलग से ट्यूटर आ रहे हैं पढ़ाने। अब ये सर प्राइवेट स्कूल के लिए बहुत बड़ी हार है, ये बहुत बड़ा तमाचा उनके चेहरे पे। सर प्राइवेट स्कूल एक मिथ है कि आप बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। अच्छा पता है सेकंड स्कूल का जो जन्म है सर, वो इसी कॉन्सेप्ट से ही तो हुआ था कि किसी बच्चे का फर्स्ट स्कूल से काम चल ही नहीं रहा। हर बच्चे को सेकंड स्कूल लेना पड़ रहा है, हर बच्चे को, चाहे उसके घर में ट्यूशन टीचर आके पढ़ाएं वो भी सेकंड स्कूल है, बच्चा बाहर जाके कोचिंग पढ़े वो भी सेकंड स्कूल है, बच्चा बाहर कहीं बड़े शहर में जाकर अपने माइग्रेट करके इंस्टीट्यूशन को बदल रहा है वो भी सेकंड स्कूल है। सर फर्स्ट स्कूल से काम किसका चल रहा है? लेकिन ज्यादातर पैसा आप कहाँ दे रहे हैं? अपने फर्स्ट स्कूल में, है ना। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए सर कि आप 4,000 5,000 इवन 10,000 20,000 पर मंथ तक का फीस दे रहे हैं, आपका बच्चा क्या सीख रहा है आप ये पूछ नहीं रहे। अच्छा प्राइवेट स्कूल वाले सर बड़े स्मार्ट होते हैं सर, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई कड़वी हो सकती है। प्राइवेट स्कूल वाले सर अगर बच्चा कामयाब हो गया तो उनकी काबिलियत थी, उन्होंने बनाया, लेकिन अगर बच्चा असफल हो गया, बच्चा फेल हो गया तो घर पे ध्यान नहीं देता होगा, है ना, पेरेंट्स को ब्लेम कर देते हैं, वो बहुत स्मार्ट है वो लोग। और सर ये ना सर सरकारी स्कूल की जो फीस है वो भी एक स्कैम ही है सर। एडमिशन फीस के नाम पे इतना ज़्यादा फीस लेते हैं आप, लाइब्रेरी फीस के नाम पे इतना ज़्यादा फीस लेते हैं सर कौन से प्राइवेट स्कूल का बच्चा लाइब्रेरी को एक्सेस करता है मुझे बताइए, उसको कहाँ टाइम मिलता है? मे बी शायद सप्ताह में एक दिन लाइब्रेरी का पीरियड होता है, उसके लिए बच्चा हर महीना चार्ज दे रहा है, लाइब्रेरी फीस दे रहा है ना। आप सोच के देखिए सर कि आप कंप्यूटर फीस दे रहे हैं, कंप्यूटर के लिए आप पैसा दे रहे हैं स्कूल में, कितने बच्चे स्कूल में कंप्यूटर सीख पा रहे हैं? आप मिसलेनियस फीस के नाम पे पता नहीं किस चीज का फीस दे रहे हैं, पेरेंट्स को भी नहीं पता है। अच्छा हर साल आप एनुअल चार्ज लगाते हैं, आप फीस बढ़ा देते हैं, लेकिन आप अपने टीचर्स का फीस क्या सैलरी बढ़ाते हैं? नहीं। और सर गवर्नमेंट चाहे ना तो प्राइवेट स्कूल के चेहरे पे एक तमाचा मार सकती है, सारे स्कूल को केंद्रीय विद्यालय मॉडल कर दीजिए, सारे स्कूल को आप नेतरहाट मॉडल कर दीजिए, नवोदय मॉडल कर दीजिए, है ना, आप देखिएगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फ्लॉप हो जाएंगी, है ना। कोई पेरेंट्स खुश नहीं है सर। आप एक काम करिएगा, कैमरा लेकर निकल जाइए स्कूल के बाहर और पूछिए कि क्या आप खुश हैं इस प्राइवेट स्कूल के सर्विस से, इस प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई से, इसकी फीस से आप खुश हैं? आपको 99% पेरेंट्स यही कहते हुए मिलेंगे हम खुश नहीं हैं सर। सर एनसीईआरटी नेशनल किताब है, एनसीईआरटी पढ़ के बच्चे क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आप ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में एक्स्ट्रा बुक लगवा देते हैं। एक नर्सरी या KG1 KG2 1 2 3 क्लास के बच्चे का मैथ्स का किताब का जो प्राइस है सर वो 600 रुपये है। पूरा किताब खरीदने जाइएगा 7 से 9 हज़ार रुपये लग जाता है। उसका 60 से 70% पैसा तो स्कूल वालों के पैकेट में जा रहा है। एक यूनिफॉर्म में आप इमेजिन करिएगा सर, यूनिफॉर्म भी स्कूल से खरीदना है आपको, हर 2-3 साल पे ये लोग यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं। अब तो शायद कुछ रेगुलेशन आया, वरना ये हर साल कर देते थे। एक यूनिफॉर्म अगर सर 1,500 रुपये का आ रहा है, वो 200-300 400 500 रुपये में बन रहा है। 1,000 बच्चे के मतलब 1,000 रुपये के हिसाब से पर बच्चे स्कूल वाले सिर्फ यूनिफॉर्म में कमा रहे हैं। कम से कम इन सब मामलों में सर सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया है और मैं सरकारी स्कूल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और शायद इसीलिए मैं कंसर्न भी शो कर रहा हूँ कि काश अगर वो मॉडल बढ़िया हो जाता ना सर, तो ये लूट जो है सबसे बड़ा लूट वो खत्म हो जाता सर। सर आजकल कोचिंग और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक धारणा बन गई है कि वो पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट्स के लिए वो काम करने लगे हैं, और ऐसे में आप अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे माहौल में आपको डर नहीं लगता कि वो लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? सर डर नहीं लगता सर, और सर वो अभी भी नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। अपने स्तर पे वो कोशिश करते हैं कि मेरी छवि खराब करें। कई लोग वीडियोस बनाते हैं, ऐसे ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं सर जिनको मैं जानता भी नहीं पहले से। उनके वीडियो के माध्यम से मैं जानता हूँ, जब कोई वीडियो भेजता है फिर मैं ये सोचता हूँ कि भाई क्या बोला बंदे ने तो और ही मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर। एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक होनी चाहिए सर, कि हम कितने ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाएँ और कितने अच्छे से पढ़ा पाएँ। सर एक टीचर को ये शोभा ही नहीं देता कि वो दूसरे टीचर की बुराई करे। सर आप शुरू से लेकर मेरा आज तक कोई वीडियो चेक कर लीजिएगा, मैंने कभी किसी टीचर की बुराई नहीं की। या मैंने सर जितने भी बेहतरीन शिक्षक को देखा है जिनको मैं आइडियलाइज करता हूँ इंडिया में, वो कभी दूसरे टीचर की बुराई नहीं करते सर।
मैंने आज तक आनंद सर को कभी किसी टीचर की बुराई करते नहीं सुनी सर। मैंने आज तक आशु भाई सर है सर, उनको कभी किसी टीचर की बुराई करते नहीं सुनी सर। और जो सर टीचर बुराई कर रहे हैं वो एक्चुअली इनसिक्योर है, उनको डर है कि कहीं अगर अच्छी चीज़ें बहुत बड़ी हुई तो हमारा नुकसान हो जाएगा। सर आप अच्छे हैं तब भी कुछ लोगों को नुकसान है, जब आप बुरे हैं तब भी कुछ लोगों को नुकसान है। अगर सर आप अच्छे हैं ना तो बुरे लोगों को आपसे नुकसान है, लेकिन आप बुरे हैं ना तो कुछ अच्छे लोगों को आपसे नुकसान है ना। तो सर जब हम अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, हम अफोर्डेबल एजुकेशन का झंडा उठाए हुए हैं कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, तो इनसे उन कोचिंग्स को थोड़ी तकलीफ होती है और ये लाजमी है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिर्फ एक पैसा कमाने का माध्यम देखते हैं। और वो गलत नहीं है सर, बस वो अलग है ना। और मैं उनसे थोड़ा अलग हूँ, तो डर वाली कोई बात नहीं है सर। ऐसा हर व्यक्ति का सर दिल की धड़कन जो है ना, हर व्यक्ति का फिक्स है दिल की धड़कनें। हर व्यक्ति अपने हिस्से का सांस लेकर आया ऊपर से, और अगर कुछ होना होगा तो वो ऊपर वाला देख लेंगे। लेकिन अभी भी सर बहुत हमले होते हैं, कई बार हमले फिजिकल होते हैं, कई बार हमले फिजिकल मेंटल हमले भी होते हैं। होते हैं सर। हमारे एक टीचर को सर तो इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, मेरे ऊपर फायरिंग हुई है। तो कई बार हमले फिजिकल होते हैं, लेकिन उससे क्या हो गया सर, मैं रुक थोड़ी गया। और मैं तो सर ऑन ये लोग कैमरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, माफिया गैंग चला रहे हैं कि फायरिंग हो रही है। मैंने बोला सर ये गलत नहीं है, ये अलग है। क्योंकि अच्छे गलत का फैसला करने वाले हम लोग कोई नहीं है। वी आर नॉट जज, वी आर टीचर्स। ये अपने जगह पे अच्छे हैं तभी सर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है ना सर कि फिर हम टीचर हैं कि नहीं है सवाल पूछना है। टीचर सर, टीचर का डेफिनेशन क्या है? एक टीचर का डेफिनेशन है जो पढ़ाता है ना। एक टीचर का डेफिनेशन ये थोड़ी है कि हम किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, हम किसी को नीचा दिखाएं, किसी को बुरा भला बोलें सर। और अगर आपसे गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लीजिए ना। जैसे अभी क्या हुआ सर रिसेंटली, मैं इसको शेयर भी करना चाहता हूँ कि 3 साल पहले मुझसे कुछ शिक्षकों ने कहा कि ऐसे छोटे जगह से आईआईटी तो कभी होगा ही नहीं, और ऐसे बच्चों को कौन पूछेगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं साइलेंट रहा। फिर अलग अलग तरीके से हमारे बच्चों को रोड पे रोक के, सोचिए किसान का बच्चा है सर, वो गांव से एक सपना लेकर आया कि मुझे इंजीनियर बनना है अपने गांव का पहला, और मुझे अपने माता पिता का सपना पूरा करना है और बाकी गांव वालों के लिए एक उम्मीद बनना है। वैसे बच्चों का हाथ पकड़ के आप पूछते हैं कि कहाँ पढ़ते हो? सेकंड स्कूल में। अच्छा क्या पढ़ते हो? जेई बैच में। सर तुमसे जिस दिन जेई निकल जाएगा ना, उस दिन हम पढ़ाना छोड़ देंगे। अब सोचिए एक ऐसे शिक्षक जिनका शहर में बहुत ज़्यादा नाम है, इस राज्य में बहुत बड़ा नाम है, अगर वो टीचर बच्चे को ऐसे बोले तो बच्चे का आत्मविश्वास कहाँ जाएगा सर। बिल्कुल। सर मैं तब भी बच्चे को समझाता कि भाई आखिरी हंसी हमारी होगी, बस मेहनत करते चलना है। सर जब इस बार आईआईटी का रिजल्ट हुआ सर, मैं अपना आपा खो बैठा और मैंने पहली बार पब्लिकली रिएक्ट कर दिया सर। मुझे ऐसा लगा ये मेरा पर्सनल वीन है। ये एक मुंह तोड़ जवाब है ऐसे लोगों को जो ये कहते थे कि यहाँ के बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सर आप मेरी आंखों में भी देखेंगे ना, आपको एक अलग तरह की चमक दिखाई देगी। जब वो बच्चे जीते ना सर, मैं अपने आप को, मैंने एक कमरे में बंद किया और पहले तो मैं रोया और चिल्लाया कि कौन कहता है रिजल्ट नहीं होगा। उसके बाद सर मैं उस दिन भूल गया कि मैं शिक्षक हूँ सर। मैंने थार पे खड़े होके और मैंने पूरे शहर में हल्ला किया कि कौन कहता है रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, एक टीचर को भी ये शोभा नहीं देता, और खासकर मुझे जिसको लोग बहुत एडमायर करते हैं, हमेशा एक मतलब क्लीन इमेज मेरा लोगों ने देखा है, एक हम्बल इमेज देखा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उस इंसिडेंट से बच्चे कुछ सीखें। ठीक है, बच्चे भी आपको एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा। इमेज है आपका, इसलिए मैंने सॉरी भी बोला लोगों को पब्लिकली आके कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन उस ओवर रिएक्शन का एक रीज़न था। सर झारखंड में नेशनल लेवल के भी बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एलन है, फिजिक्स वाला है, तो ये लोग भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपको क्या अलग बनाता है इनसे? सबसे पहले तो सर जिनका भी आपने नाम लिया उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उन्हीं लोगों से सीख के हर टीचर आज आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो सर ऊपर है, वो जो टॉप पे बैठा है, उसने ज़रूर कुछ ना कुछ मेहनत किया होगा। तो इनके बारे में तो कम बात करते हैं हम लोग, सेकंड स्कूल के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। जी। सर एक बेसिक फ़र्क है, एक बेसिक फ़र्क ये है ना कि आ, इनकी फ़ीस कॉम्परेटिवली इतनी ज़्यादा है, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं,
कि एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा, मिडिल क्लास तो छोड़िए सर, झारखंड का पर कैपिटा इनकम ही 7700 है, तो एक परिवार जिसकी आमदनी 10 से 20 हज़ार रुपये है, उस परिवार का बच्चा सोच ही नहीं सकता कि मैं 2 लाख रुपए देकर मैं जेई या नीट की तैयारी कर सकता हूँ। संभव ही नहीं है सोच। तो सेकंड स्कूल ने एक सोच को जन्म दिया कि वो बच्चे जो वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर या एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, उनका तो अधिकार है ना सर इस पे। तो एक सोच डेवलप हुआ कि नहीं, हर बच्चा पढ़ेगा। सर मैं गांव गांव गया, मैं हर एक सरकारी स्कूल में गया, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक सरकारी स्कूल में जाऊँ। वहाँ पे मैंने बच्चों को आईआईटी के बारे में बताया, मैंने नीट के बारे में बताया, मैंने एनडीए के बारे में बताया, मैंने उनको ये बताया कि 10th के बाद क्या करना चाहिए। बहुत सारे मैंने लोगों उनको को ये भी नहीं बताया। पता होता। सर बिल्कुल नहीं पता सर। आप गवर्नमेंट स्कूल का छोड़िए, प्राइवेट स्कूल के किसी बच्चे से जाके पूछिए कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम आफ्टर 10th, तो वो ब्लैंक है। बच्चे तो सर इसमें कंफ्यूज हैं कि हम फिजिक्स लें, केमिस्ट्री लें, उसके साथ हम बायोलॉजी लें कि मैथ्स लें। बच्चे तो इस छोटे से चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। तो सरकारी स्कूल के बच्चों को तो सर बड़ी कम सुविधा मिली। तो सेकंड स्कूल ने सर ना वैसे जगह पे पेनिट्रेट किया जहां ये शायद नहीं कर पाए अपनी फीस की वजह से। सर हमारे पास आज 80% स्टूडेंट्स गांव के हैं। बाकी कोचिंग सेंटर्स को या बाकी कोचिंग को, बाकी टीचर्स को ये हमारी कमी लगती है। और सर ये मुझे मेरी उपलब्धि लगती है। जैसे मेरे सर इंस्टाग्राम पे कई सारे टीचर्स कमेंट करते हैं कि तो सर गांव के बच्चों को पढ़ाता है, सर सरकारी स्कूल के बच्चों को उठा के पढ़ाता है, इसके पास कितने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। वो ये सोचते हैं कि मुझे ये कमेंट पढ़ के दुख हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अरे मैं यही तो करना चाहता था। कि और खुश हो रहे हैं आप। मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ और मैं उनको रिप्लाई नहीं करता सर, कुछ रिप्लाई नहीं करता। और तक मैं रिप्लाई कर दूंगा तो वीडियो पे कमेंट करना बंद कर देंगे सर। तो थैंक यू सो मच कि आप कमेंट करते हैं। और अच्छा, एक चीज़, प्लीज। जो गांव के जो लोग हैं, सपोज कोई फार्मर है या कोई रिक्शा चलाता है, जी। उनके जो माँ बाप हैं, हाँ उन्होंने कभी शायद आईआईटी का नाम भी ना सुना हो, बिल्कुल उन्होंने सर। कभी एक बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका नाम भी नहीं सुना होगा। हम्म। उनका मेजॉरिटी लोगों का एक नज़रिया होता है कि मेरा बेटा पॉलिटेक्निक कर ले, हाँ कहीं पे कुछ हो जाए, आईटीआई कर ली। आईटीआई कर ले। जी। तो उनका एस्पिरेशन ही वहाँ तक होता है कि मैं इंजीनियर के अंदर काम करने लायक बन जाऊँ। बस बस बस। तो इंजीनियर के अंदर काम करने लायक से लेकर के उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भरना कि इंजीनियर के अंदर ने आप इंजीनियर खुद भी बन सकते हो, माइंडसेट में शिफ्ट है। जी तो बिल्कुल। वो कन्विंस करने के लिए आप लोग कैसे करते हैं? सर ये बड़ा मुश्किल रहा हमारे लिए। सबसे मुश्किल काम हमारे लिए पता है क्या रहा सर, कि जितने भी बड़े कोचिंग का आपने नाम लिया, वहाँ पे बच्चे माइंडसेट बनाकर जाते माइंडसेट हैं। बना के जाते हैं। वहाँ पे बच्चे माइंडसेट बनाकर जा रहे हैं कि मुझे आईआईटी करना है, मुझे नीट करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है ना, मुझे रैंक 1 देना है। लेकिन मैं जिन बच्चों के पास गया, पहले मैंने उनको बताया कि आईआईटी क्या होता है, नीट क्या होता है। फिर उनके दिमाग में एक बैरियर था कि नहीं मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये, क्योंकि आज से पहले सर अभी ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था झारखंड में ना। फिर वैसे बच्चों को इन्फॉर्मेशन देने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई हमारी ये थी, सबसे बड़ी जंग हमारी ये थी कि उनके अंदर विश्वास पैदा करना कि भैया आप भी कर सकते हैं, है ना, आप जैसे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं और देश के प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़ के बन सकते हैं। सर पूरे 2 साल मैं बता रहा हूँ, हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग ये रहता है कि बच्चे को 2 साल क्लास में मोटिवेटेड कैसे रखें कि भैया आप कर सकते हैं, है ना। तो एक बेसिक फ़र्क सर सेकंड स्कूल में और बाकी इंस्टीट्यूशन में यही है, वो बहुत अलग है सर, और हम ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। मैं आपको सर 2-3 कहानियाँ सुनाता हूँ, आपको तब समझ में आएगा। एक लड़का आता है आयुष गुप्ता नाम का। सर आयुष गुप्ता, उनके पिताजी, सर मैं तो फ्रेंडली बोल रहा हूँ, उनके पिताजी किराने शॉप में काम करते हैं। किराना शॉप नहीं है उनका, किराना शॉप किसी और का है, वो उसमें काम करते हैं, 5-7 हज़ार रुपये मिलता होगा। सर आजकल के ज़माने में जहाँ 5-7 हज़ार में सर क्या ही होता है, लोग उतने का जूता पहन ले रहे हैं आजकल, उतने का एक शर्ट खरीद लेते हैं। वो परिवार उसी 5-7 हज़ार में चलता है। सर आयुष गुप्ता आज तक आजीवन कभी प्राइवेट स्कूल नहीं गए। आप उनको कहिएगा तो वो ठीक से किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी भर हिंदी माध्यम में पढ़े। सर 10th के बाद उस बच्चे को हमें ये समझाना पड़ा कि आपको इंग्लिश मीडियम में थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जेई की तैयारी इंग्लिश मीडियम में थोड़ी आसान हो जाती है सर वो डरते डरते बच्चे ने इंग्लिश मीडियम लिया 11th-12th में, है ना। 1 साल उस बच्चे को लगा इंग्लिश का डर दूर करने के लिए सर वो बच्चा आज आईआईटी जेई में, जेई मेंस जो होता है, ऑल इंडिया रैंक 797 लेकर आता है सर।
और वो बच्चा आज NIT तिरुचिरापल्ली में जाएगा, मतलब वो किसी भी NIT में जा सकते हैं वो। सर जब हम ऐसे बच्चे को जिताते हैं ना, जिसके अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं है, जिसके अंदर इतना तक विश्वास नहीं है कि हम इंग्लिश सीख सकते हैं, वो बच्चा फिजिक्स भी सीखता है, केमिस्ट्री सीखता है, मैथ सीखता है, और इस देश के सबसे अच्छे NIT से आज NIT करने जा रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ सर, सोनल कुमारी का कहानी। सर सोनल कुमारी, सर उस बच्ची का ना एक हाथ डैमेज है सर, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड लड़की है। सर एक बच्ची जब फिजिकली हैंडीकैप होती है तो उसको समाज क्या क्या ताने देती है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, कि इसको कौन पूछेगा, शादी कैसे होगा, सबसे ज़्यादा टेंशन तो यही होता है। सर उस बच्ची ने जीवन भर ताने सुने होंगे। सर ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस कितना नीचे होता होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं मिलता हूँ सर ऐसे बच्चों से डेली, मैं उनके आंखों में देख पाता हूँ कि बहुत आत्मविश्वास की कमी है इनके अंदर। सर ऐसे बच्चे के अंदर विश्वास ट्रांसफर करना कि 2 साल सिर्फ अपना हमें दे दीजिए, 2 साल मात्र, आपको हम देश के सबसे अच्छे संस्थान में भेजेंगे और वहां से इंजीनियर बन के आना और जवाब देना। सर मैंने उस बच्चे के अंदर विश्वास ट्रांसफर किया। पहले साल वो बच्ची हिंदी माध्यम में पढ़ी, फिर भी उसके अंदर विश्वास नहीं जगा, हिंदी माध्यम में पढ़ी। दूसरे साल वो इंग्लिश माध्यम में शिफ्ट होती है। 1 साल के मेहनत से 1232 रैंक आता है सर उसका JEE मेंस में, ऑल इंडिया रैंक। और आज वो बच्ची जब NIT से इंजीनियर बन के आएगी ना सर, तो वो देश के सबसे अच्छे इंजीनियर में से एक इंजीनियर होगी। और जब सर वो उसका जो पैकेज होगा सर वो लाखों में पैकेज होगा, और जब वो वहां से इंजीनियर बन के आएगी तब समाज उसको ताना दे पाएगा सर? कभी नहीं बिल्कुल सर। नहीं। समाज हमेशा कमजोर लोगों को ताना देता है सर। सर मैंने आज तक किसी IAS ऑफिसर को के लिए ये नहीं सुना कि उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, कभी नहीं सुना सर। मैंने कभी नहीं सुना कि एक IPS ऑफिसर महिला को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने पीटा है, मैंने कभी नहीं सुना सर। लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना है कि महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। वो कौन महिलाएं हैं? जो कमज़ोर हैं, जो शिक्षित नहीं है। सर ताकतवर लोगों के सामने तो दुनिया झुकती है, मजाल है कि वो आंख उठा दे, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है सर। सर ये बच्चे जब पढ़ेंगे ना, जब ताकतवर बनेंगे, तब समाज को ये ताकतवर बनाएंगे। एक सोनल कामयाब होती है ना सर, ये हजारों फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए मोटिवेशन बनती है, इंस्पिरेशन बनती है, एक उदाहरण बनती है सर। जब एक आयुष गुप्ता कामयाब होता है ना सर, तो हजारों सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उदाहरण बनता है सर। जब एक ओम प्रकाश प्रजापति की स्टोरी मैंने पिछले बार भी सुनाई थी आपको। सर एक ऐसा गांव जहां पे 13-14 साल की लड़कियों का ब्याह हो जा रहा है, उस गांव का माइंडसेट क्या रहा होगा आप सोचिए। सर उस गांव के लड़के का माइंडसेट क्या होगा आप सोचिए। एक वहां का लड़का आता है और आज देश के दूसरे सबसे अच्छे केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, और वो देश का सबसे अच्छा केमिकल इंजीनियर बनेगा सर। सर उसके पढ़ने के बाद उसके गांव के सारे बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। ये बदलाव सेकेंड स्कूल ही कर सकता है सर। ये बदलाव वो बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स वाला एक हद तक बहुत अच्छा काम कर रही है सर, मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि उनके जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं सर वो बहुत सस्ते हैं। 5-6 हज़ार में बच्चे, 4 हज़ार में बच्चे, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्राइस, बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन सर आप झारखंड को आप अच्छे से समझते हैं। झारखंड में अगर आप ढंग से घूमने निकल जाए सर, कितने बच्चों के पास खुद का फ़ोन होता है सर? एक परिवार में सर एक फ़ोन है, उससे मम्मी को 2 घंटा बात करना है, पापा को बात करना है, भाई को वीडियो गेम खेलना है, बहन को सीरियल देखना है, उसी से बच्चों को पढ़ाई भी करनी है। पहली बात तो बहुत सारे गांव में स्मार्टफोन होता भी नहीं है। सर आप रांची से 10 किलोमीटर दूर जाइए, रांची झारखंड की राजधानी है, जस्ट 10 किलोमीटर दूर जाइए, देवड़ी मंदिर जाने वाले रास्ते में सर एक कोई फॉल पड़ता है, मुझे उस फॉल का नाम नहीं पता सर कौन सा फॉल है, वो कोई वाटरफॉल है। सर आप जाएंगे ना, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आज भी नहीं है सर, मैंने अपने आंखों से देखा है, आज भी नहीं है सर। वहां इंटरनेट कनेक्शन की उम्मीद मैं कैसे करूंगा सर? वहां आज भी ये मिट्टी के मकान में लोग रह रहे हैं आज भी। सर वैसे जगह का बच्चा ऑनलाइन कोर्स उसको फ्री में ही दे दीजिए तब भी नहीं कर कोई फायदा नहीं है। तो सेकंड स्कूल ये काम कर रहा है सर बहुत अच्छे से। तो इस लिहाज में हम बाकी से अलग हैं, लेकिन हम सर उन लोगों को बहुत आइडलाइज करते हैं। सेकंड स्कूल आज है सर, तो गांव के बच्चों को उम्मीद है सर कि हमारे लिए भी कोई सोचता है। सर मैं जब जब एक बड़ा ही प्यारा इंसिडेंट है सर, आप भी सुनिएगा सर, बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट है। सर मेरे जैसा शिक्षक ना छोटे छोटे चीज़ों से खुश हो जाता है। मैं एक गांव में सेमिनार करने गया था। एक बच्चे ने, सरकारी स्कूल के बच्चे ने अपने गांव से एक डब्बा, है ना वो चॉकलेट वाला डब्बा नहीं होता है, एक डब्बा
सर वो मकई मकई जानते हैं सर, मकई भुजवा के लाया उसने, वो लावा वाला नहीं सर, वो जो ठोरी बोलते हैं जिसको, हाँ हाँ। ठोरी, मकई भुजवा के लाया। पता नहीं उस बच्चे को कैसे पसंद पता था कि मुझे मकई बहुत ज़्यादा पसंद है। सर वो एक डब्बा मकई सर 1 करोड़ से ज़्यादा कीमती था मेरे लिए, 1 करोड़ से ज़्यादा कीमती। और उस मकई को देखे बच्चे ने कहा कि भैया हमको आईआईटी का तैयारी करना है, करा दीजिएगा, मेरे पापा ये करते हैं। उस बच्चों को मैंने बोला कि भाई बिल्कुल पढ़ाएंगे। उस बच्चे ने अभी 10th दिया है सर, अभी वो हमारे ही कोचिंग में पढ़ रहा है, और अभी जेई बैच में वो लड़का, ये वीडियो वो भी देखेंगे शायद, कमेंट भी करेंगे। सर ये बदलाव सिर्फ सेकेंड स्कूल ही ला सकता है सर, इस स्तर पे हम जाके बदलाव ला रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आप, क्योंकि झारखंड की धरती से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ की जो सच्चाई है, सामाजिक सच्चाई जो ग्राउंड लेवल पे जो है, जी सर। वो आप उन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आप ज़्यादा अच्छा परिचित हैं, बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं वो आपको लगाव भी है, बिल्कुल वो भी आपको अलग बनाता है उनसे। बिल्कुल सर। सर आपने अपना मिशन बनाया है कि झारखंड के बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन दीजिएगा, जी सर। मगर इस प्रोसेस में आपको ही नहीं लगता कि कहीं क्वालिटी ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए? मतलब आप कहना चाह रहे हैं सर कि कम फीस के चक्कर में हाँ। कहीं क्वालिटी ही कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा तब होता है ना जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिमाग में होता। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिमाग में है ही नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट में सर वही टीचर्स पढ़ाते हैं जो पहले 1.5 लाख 2 लाख वाली फ़ीस वाली कोचिंग में पढ़ाते थे। तो सर टीचर सेम ही है, तो बच्चा 1.5 लाख दे या 15,000 दे, बात एक ही है सर। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती सर, नीयत अच्छी होनी चाहिए। और एक और चीज़ है सर कि ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ जाते हैं पढ़ाते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। पूरे सेकेंड स्कूल में जितने भी सेंटर्स हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, एनडीए हो, या हमारे प्री फाउंडेशन के कोर्सेज हों लाइक 8, 9, 10th, हर सब्जेक्ट के एक एचओडी हैं। वो एक मेक श्योर करते हैं कि जो कंटेंट उनको मिल रहा है वो कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा सर एक इंस्पेक्शन टीम है, उसी में से जो कुछ हमारे एक्सपर्ट टीचर होते हैं वो सर हर सेंटर पे जाके और रैंडमली, जैसे केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री का पेपर देख लिया, कॉपी देख लिया, नोट्स देख लिया, टॉप 10 बच्चों का और बॉटम 10 बच्चों का, कि जो इनको कंटेंट मिल रहा है वो जेई के रिलेवेंट कंटेंट है कि नहीं है। तो क्वालिटी चेक इस तरह से भी होता है। प्लस सर हमारे जो चीफ एकेडमिक ऑफिसर हैं विक्रांत गुप्ता सर, वो सारे एचओडी को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि सर हमें बेस्ट कंटेंट देना है, बच्चों को बेस्ट देना है। तो उनका बहुत बड़ा रोल होता है सर कि बच्चे को क्या कंटेंट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो एक पूरी हायरार्की बनी हुई है सर, ऐसा नहीं है कि टीचर जा रहे हैं क्लास में और कुछ भी पढ़ा के आ जा रहे हैं। और सर मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि हम बच्चों से फीस भले ही कम लेते हैं, लेकिन हमारी हम जो टीचर को जो पैकेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, वो सर किसी नेशनल लेवल की कोचिंग से कम नहीं देते। तो टीचर को सेम ही पैसा मिल रहा है, बच्चों से तो कम टीचर्स पैसा भी नहीं वही मिल रहा है। हैं जो नेशनल हाँ, लेवल के बिल्कुल जो सर। कोचिंग हमारे पास इंस्टीट्यूट्स में तो सर पढ़ाते हैं। आकाश से, रेजोरेंस से, करियर पॉइंट से, फिजिक्स वाला से, श्री चैतन्य से, नारायणा से, पीडब्ल्यू से, हर जगह के टीचर हमारे पास पढ़ाते हैं। तो वो यूं ही तो पढ़ाएंगे नहीं ना, उनको तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी मिलना ही चाहिए। तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि वैसे टीचर्स के फीस भी उतने होंगे, उनकी प्रॉफिट सैलरी बहुत भी। कम है सर, प्रॉफिट बहुत कम है। लाइक सर जहाँ पे 100 करोड़ में प्रॉफिट होता है ना, उसके कंपैरिजन में हमारा प्रॉफिट एकदम ना के बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेकेंड स्कूल प्रॉफिटेबल नहीं है, सेकेंड स्कूल बहुत प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट है। लेकिन इसके जितने भी प्रॉफिट्स हैं, आप यूँ समझ लीजिए सर कि वो सारे प्रॉफिट सेकेंड स्कूल में री इन्वेस्ट होते हैं, ताकि और ज़्यादा सेंटर खुल पाए, और ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँच पाएँ, और सुविधाएं ला पाएँ। जैसे पहले हमारा मोबाइल एप्लीकेशन नहीं था, अब हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है। बच्चों को सर हमने तो ये कोशिश किया कि बच्चों को किताबें बाहर से ना खरीदना पड़े, सिर्फ एनसीईआरटी खरीद लें, बाकी जितने भी अच्छे बुक्स के क्वेश्चन हैं सब हम ऐप पे डलवा दें, लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चंस करके। तो इसलिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता सर। सेकेंड स्कूल इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इतने कम टाइम में आप इतना अच्छा अचीवमेंट आपने करा है, तो सच सच बताइएगा, जी। कहीं आप ब्लैक का पैसा वाइट तो नहीं कर रहे इसके पीछे, या कोई इन्वेस्टर का पैसा लगा हो? सर बड़ा सर ये कोई नया सवाल नहीं है, मेरे से आए दिन लोग पूछते हैं, और मैं एक फ़नी इंसिडेंट भी बताऊंगा सर आपको। सर पहला मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि सेकंड स्कूल में कोई इन्वेस्टर नहीं है, सेकंड स्कूल में किसी का पैसा नहीं लगा। सर मुझे आए दिन लोग कहते हैं कि कहीं किसी मिनिस्टर का पैसा तो नहीं लगा, या एक रूमर भी है कि फलाने फलाने मिनिस्टर का पैसा लगा है इसमें। मतलब मुझे ही सुनने को मिलता है, जबकि कंपनी मेरी ही है। तो
ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड स्कूल पूरी तरह से बूटस्ट्रैप्ड है, कोई फंडिंग नहीं है सर। 4 बच्चों से शुरू हुआ था ये सेकेंड स्कूल, और आज जहाँ पे भी है वो बच्चों की वजह से ही है। हाँ, इस चक्कर में क्या हुआ सर कि आप देखिएगा जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो फाउंडर हैं उनका पर्सनल वेल्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत वेल्दी लोग हैं वो, लग्जरियस कार में चलते हैं, लग्जरियस घर में रहते हैं, उनके उनके नाम पे संपत्ति आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, उनके परिवार के नाम पे संपत्ति बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस चक्कर में हुआ क्या कि मेरे नाम पे आपको कोई संपत्ति नहीं मिलेगा, मेरे परिवार के नाम पे आपको कोई संपत्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने क्रिएट ही नहीं किया। पिछले 3 सालों में सेकेंड स्कूल से हमने जितना भी पैसा कमाया अपनी आजीविका को चलाने के बाद हमने वो सारा पैसा सेकेंड स्कूल में री इन्वेस्ट कर दिया। इसीलिए आपको दिखता होगा सेकेंड स्कूल धीरे धीरे समय के साथ बहुत बड़ा बन गया। पिछले 8 महीने से सेकेंड स्कूल से मैंने कोई सैलरी नहीं ली, कोई सैलरी नहीं। मैं कॉलेजेस में जाके जो सेमिनार करता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस में, वहाँ से जो मुझे पैसा मिलता है मैं अपना घर उसी से चला रहा हूँ। सर मैं आपको कैसे बताऊँ, एक बड़ा मज़ेदार वाक्य हुआ जी। इसी रांची शहर में सर। आप देखेंगे ना, एक जगह है सर चर्च कॉम्प्लेक्स, चर्च कॉम्प्लेक्स के जस्ट अपोजिट में कोई जेडी हाई स्ट्रीट मॉल है ना, हाँ। वहाँ पे एक लिट्टी वाले बहुत फेमस हैं, लिट्टी बेचते हैं वो। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे खाइएगा सर, बड़ा टेस्टी होता है वो। तो मैं वहाँ लिट्टी खाने पहुँचा, तो सर ये वही दुकान है जहाँ पे एक बार क्या हुआ था कि जब मैं सेल्समैन का काम करता था रांची में, कैडबरी का सेल्स बॉय का काम करता था, तो मेरा रूट वही हुआ करता था। सरजना चौक पे आप देखेंगे एक बनारसी पान बेटल शॉप है, सरजना चौक जो संजवियर वाला जो शॉप है, वहाँ पे पान का दुकान बहुत फेमस है। तो वो भैया आज भी मुझे फ़ोन करते हैं, परिचित हैं। अच्छा। मैं उनके दुकान पे कैडबरी का सेल्स बॉय का काम करता था सर, उनको जाके चॉकलेट्स डिलीवर करता था। एक बार मैं वैलेंटाइन वीक में चॉकलेट टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया था, तो मैंने उनसे डांट भी खाई है। और आज मुझे वो फ़ोन करते कहते हैं कि भाई बड़ा अच्छा लगता है तुमको यहाँ देख के। तो एक मज़ेदार वाक़या पता है क्या हुआ सर कि मैं उसी दुकान पे लिट्टी खाने पहुंचा, तो 3 पुलिस वाले थे और वो मुझे बहुत देर से मतलब देख रहे थे। तो मुझे पहले तो मैंने अपना सर जिप चेक किया कि कहीं पैंट का जिप तो नहीं खुला मेरा, कि मुझे एक तरह गौर से क्यों देख रहे हैं। फिर मैंने देखा मैंने अपनी गाड़ी सही जगह पार्क की है कि नहीं की है, तो देखा सब ठीक है। तो अचानक से वो मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि शुक्ला जी? तो मैंने बोला नहीं शुक्ला जी नहीं। पांडे जी? बोला हाँ सर। तो ऋषिकेश पांडे? मैंने बोला हाँ जी सर, रांची की बात है सर। तो उन्होंने कहा कि सेकेंड स्कूल तो बड़ा अच्छा है गढ़वा में, हमारा एक ब्रांच गढ़वा जिले में भी है, बड़ा अच्छा है गढ़वा में, वहाँ आप ही संभालते हैं? मैंने बोला हाँ। तो आप रांची शिफ्ट हो गया क्या? तो मैंने बोला नहीं सर। तो आपका बैनर वहाँ देखते हैं गढ़वा में ऐसे करके बैनर लगा हुआ और आप रांची में हैं। तो मैंने भी फनी वे में कहते हैं कि हाँ सर बैनर गढ़वा में रहता है, मैं रांची में हूँ। तो सर बातचीत चल ही रही थी। फिर जब मैंने दूसरा प्लेट लिट्टी का हमने ऑर्डर किया, उन्होंने भी किया, तो उन्होंने एक बड़ा फनी सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि सेकेंड स्कूल इतना बड़ा कंपनी है, इतना ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप गढ़वा संभालते हैं, सेकेंड स्कूल का मालिक कौन है, सेकेंड स्कूल का फाउंडर कौन है? तो अब मैं क्या सर उनको क्या जवाब दूँ? तो मैंने उनको बस सर ये बताया कि हाँ सर है कोई, मैंने भी आज तक नहीं देखा, मैं बस गढ़वा सेंटर संभालता हूँ सर। मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि बच्चों को बेस्ट सुविधा मिले, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में मिले, टीचर भी हमारे खुश हों, लेकिन दिमाग बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा हो कि पैसे के लिए हम काम नहीं कर रहे, हम अब हर बच्चा पढ़ेगा मिशन के लिए काम कर रहे हैं सर। इसीलिए बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि इसमें किसी का पैसा नहीं लगा, बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं हम लोग, कोई ब्लैक का वाइट नहीं कर रहे सर। मैं बस ब्लैक कपड़ा पहनता हूँ सर, मैं ब्लैक का वाइट नहीं करता। मैं भी हल्का ब्लैक टाइप का ही पहना हुआ हूँ, ब्लू है, डार्क ब्लू है सर। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, मैं आज भी ब्लैक नहीं हूँ सर। मतलब मैं सर कभी भी ब्लैक का वाइट या इन्वेस्टर का पैसा बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन सुनने को मिलता है मुझे। मैं रोकूंगा थोड़ा सा। लास्ट आपसे जब बात किया था करीब मुझे लगता है 1 साल हो गए। जी जी। उस टाइम आपने बताया था कि 11-12 टीचर्स हैं आपके और 2 सेंटर था। जी। आज मैं स्टडी कर रहा था कि क्या ग्रोथ हुआ आपका पिछले 1 साल में, तो पता चला कि आप ऑलमोस्ट 3 गुना आपके टीचर्स हो गए हैं। जो 11-12 जो थे आप 40 टीचर्स हो गए हैं। जो सेंटर 2 ही थे अब डबल होके 4 हो चुके हैं। जी सर। तो काफ़ी इस 1 साल के जो जर्नी है वो भी आपकी काफ़ी बड़ी जर्नी रही है, काफ़ी अचीव किया आपने उस 1 साल में। जी सर। सर ये सब बच्चों की वजह से ही हो पाया सर। अगर आप एक शिक्षक की ज़िंदगी से बच्चे निकाल दें तो कितने भी सफल शिक्षक हैं वो बच्चों की वजह तो कुछ है ही नहीं सर। बच्चों ने इतना विश्वास दिखाया हमारे ऊपर,
और सर फीस हमारी कम है लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा है ना। झारखंड में शायद सबसे हाईएस्ट बच्चे, अगर हम नेशनल जो भी, अगर उनका सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट्स को अगर कंपेयर करें तो सिर्फ झारखंड में आपके स्टूडेंट शायद सबसे ज़्यादा आपके ही सेकंड स्कूल में कोचिंग। सर अगर आप कह रहे हैं तो हैं, और ये सच है सर कि झारखंड में सबसे ज़्यादा बच्चे सेकंड स्कूल में ही हैं। सर मैं ना न्यूटन थर्ड लॉ में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। अगर आप न्यूटन थर्ड लॉ कहता है सर कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इन शॉर्ट कर भला हो भला। मैंने पिछले 3 साल में सेकंड स्कूल के अलावा और कोई ख्याल ही अपने दिमाग में नहीं लाया। अब हर बच्चा पढ़ेगा, इसको मैंने जिया है सर, मैंने सिर्फ बोला नहीं है इसको। और शायद यही रीज़न है कि अब ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं रही, ये अब झारखंड के या फिर यूँ कह ले सर इंडिया के बहुत शिक्षकों के दिल की आवाज़ बन गई। अब हर बच्चा पढ़ेगा। सर एक बड़े अच्छे टीचर हैं सुमित सर, वो एनडीए में सर भारत में सबसे बड़ा नाम है। आप अगर यूट्यूब पे एनडीए सर्च करेंगे, एनडीए टीचर, सबसे पहले वही आते हैं। लर्न विद सुमित करके उनका चैनल है। वो अभी रिसेंटली हमारे एक सेमिनार में आए थे और उन्होंने जब ये मिशन देखा, जाना, बच्चों से मिले, और जब उन्होंने फीस जानी सर, तो सर सरप्राइज थे। और सर ने यही कहा हर पॉडकास्ट में अपने जाने के बाद, सर ने ये कहा कि वो झारखंड गए और झारखंड में जाने के बाद उनकी सोच बदली कि जब इतने छोटे जगह पे एक टीचर एफर्ट डाल रहे कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, जहाँ पे उनको नीचे खींचने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे सोच बहुत छोटी है, तो सर मैं डिफेंस के फील्ड में ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि अब हर बच्चा पढ़ेगा। और अब वो भी इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि डिफेंस में अगर कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहेगा तो वो हर बच्चा पढ़ेगा। इसका एक सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सर हमारे इस मिशन से इतने बड़े बड़े शिक्षक इंडिया के इंस्पायर हो रहे हैं, तो ज़रूर हमने थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट डाला होगा सर। और इसी इम्पैक्ट का असर है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़े, तो हमारे लिए चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान हो गया। और क्योंकि सर बच्चे बढ़ते हैं तो टीचर्स की संख्या भी बढ़ती है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर शायद ये संख्या आपको 1 साल बाद ये 40 टीचर आपको 400 देखने को मिले, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत जल्दी। आगे भी आप बूटस्ट्रैप्ड ही रहने की कोशिश करें? सर मैं एकदम रिजिड तो नहीं हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ कभी नहीं देखूंगा। सर अच्छे लोगों का संगत होना बड़ा ज़रूरी है। अगर मुझे कभी इन फ्यूचर ऐसा लगता है कि ये मेरे विज़न से बिल्कुल अलाइंड हैं, इनका नियत भी बच्चों के लिए अच्छा काम करने का है, तो मैं बिल्कुल जुड़ना चाहूँगा। क्योंकि हम जब जुड़ते हैं ना सर तो हम मजबूत होते हैं, और अकेले हम कमज़ोर ही रहते हैं सर। और आपको क्या लगता है सर कि ये मिशन अब हर बच्चा पढ़ेगा मेरे बूते की बात है सर, मेरे बस की बात है? बिल्कुल नहीं है सर। झारखंड में सर 24 जिले हैं। हर जिले में कम से कम 2 ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जिद्दी हो। अगर झारखंड में सिर्फ 48 शिक्षक आज ये ठान लेना कि झारखंड को बदल देना है, तो झारखंड सर आने वाले 10 साल में इस देश का सबसे विकसित राज्य हो सकता है। रीजन है सर रिसोर्सेस इतने ज़्यादा हैं। सर हमसे ज़्यादा रिसोर्सेस इंडिया में किस राज्य में है आप बताइए? कहीं भी नहीं है सर। सर कमी किस चीज़ की है? शिक्षा की। सर वो रिसोर्स मैनेजमेंट की कमी है। जब एक इंसान शिक्षित होता है सर, तो वो खेती भी अलग तरीके से करता है। मेरा एक दोस्त है सर, फार्मर है, करोड़ों का टर्नओवर करता है फार्मिंग करके, लेकिन मेरे गांव के किसान करोड़ों का टर्नओवर नहीं कर पाते, जबकि ज़मीन सेम है, क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। सर आप झारखंड के लोगों को साक्षर कर दीजिए, झारखंड के लोग बहुत जुगाड़ू हैं, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, वो जो भी काम करेंगे उसमें वो जुगाड़ू हैं। सारे शिक्षकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप आगे आइए और अपने लिमिट से बढ़ के, जैसे माता पिता अपने औकात से बढ़ के अपने बच्चों को देना चाहते हैं ना, वैसे अगर हर शिक्षक अपने औकात से बढ़ के अपने बच्चों को देना शुरू कर देंगे, सिर्फ 48 से 50 शिक्षक चाहिए झारखंड को और झारखंड बदल जाएगा सर। सर बाकी सारे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ऑल इंडिया रैंक 1, द सो कॉल्ड रैंक 1 की होड़ में लगे हुए हैं जी। तो सेकंड स्कूल से क्या कभी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा? हाँ सर ये सवाल बहुत जेन्युइन है और मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। सर मैं कभी इस रेस का हिस्सा हुई ही नहीं कि मुझे रैंक 1 देना है। और देश के जो भी कोचिंग संस्थान ऐसा कर पा रहे हैं सर, पहले तो वो बहुत मेहनती हैं, बहुत एडमिरेबल है सर, और उनको एडमायर करना चाहिए। सर मैं झारखंड को पॉइंट में रख के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं झारखंड के हर बच्चों का एडवोकेट हूँ। सर हम कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने आईआईटी का नाम भी नहीं सुना। वो 11वीं में आके आईआईटी और आईटीआई में कंफ्यूज हैं कि आईआईटी क्या है और आईटीआई क्या है। तो मैं उनको बड़ा मजेदार तरीके से समझाता हूँ कि भैया ये आइसोमर है,
जो केमिस्ट्री के टीचर है समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि बस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस दोनों का नाम और काम अलग अलग है, इसको आइसोमर बोलते हैं। तो सर आज भी आप एक काम करिए, रैंडमली निकलिए और बच्चे से पूछिए आईआईटी और आईटीआई में क्या फ़र्क है, आपको झारखंड के मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नहीं बता पाएंगे। वैसे बच्चों के पास जाकर उनको ये बताना कि आईआईटी ये चीज़ होती है, उनके अंदर विश्वास ट्रांसफ़र करना, हम इस बारे में बातचीत कर चुके हैं पहले। और वैसे बच्चे को लाके 2 साल उसका मोटिवेशन हाई रखना। सर ऐसे बच्चे क्वालिफाई करके अच्छे कॉलेज चले जाना सर, उसी में हमारी उपलब्धि है। ऐसे बच्चे को रैंक 1 देना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। रैंक 1 बच्चे कौन दे रहे हैं सर? ज़्यादातर रैंक 1 वही हैं जो छठी क्लास से आईआईटी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, 6 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में है, 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में है। सर इस बार भी जो रैंक 1 है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो 4 से 5 साल या 3 साल क्लासरूम प्रोग्राम में रहे हैं, वैसा इकोसिस्टम मिलता उनको। हमारे झारखंड के बच्चों को सर उनका तो बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एकदम ख़त्म है, बर्बाद है। आप अगर देखेंगे सर 10th तक बच्चा पढ़ कहाँ रहा है अच्छे से, उसको नहीं पता कि लॉग क्या होता है, लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला क्या है, लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला क्या है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है सर। ऐसे बच्चे सर अगर उनके अंदर विश्वास ट्रांसफ़र करके हम लोग कॉलेज उनको भेज दें, एनआईटी आईआईटी भेज दें, रैंक वो ना भी लाएं चलेगा, तो सर वो अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने समाज को बदल देंगे। और हमारा मकसद यही है सर। एक और चीज़ है सर, आप कभी ना सुपर 30 के मॉडल को समझिएगा। सुपर 30 का नाम सब ने सुना है सर। बिल्कुल। सुपर 30 पे मूवी भी बनी थी सर। सर सुपर 30 आज तक रैंक 1 उन्होंने नहीं दिया। सुपर 30 ने आज तक रैंक 10 भी नहीं दिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुपर 30 ने आज तक रैंक 100 भी नहीं दिया है सर। लेकिन सर आनंद सर पे तो मूवी बनी। मैं बताता हूँ क्यों। उन्होंने ऐसे बच्चों को उठाया, ऐसे गरीब बच्चों को, ऐसे लाचार बच्चों को जिनको कोई नहीं पढ़ा रहा, जिनका आत्मविश्वास एकदम कमज़ोर है सर, वैसे 30 बच्चों को पढ़ाकर वैसे 30 में से 30 बच्चों को सिलेक्ट कराने के लिए सर बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत मेहनत चाहिए। और मैं सर उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। मैं रैंक 1 के होड़ में हुई नहीं सर। मुझे रैंक 1 सर आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है सर, हमारे लिए बोनस होगा, लेकिन सर रैंक 1 को बेचकर क्या फ़ायदा होगा। सर रैंक 1 के सपने हम कितने को दिखा सकते हैं? 15 लाख में कोई एक ही बच्चा रैंक 1 होगा सर। लेकिन क्वालीफाई तो कर सकते हैं ना। 2.5 लाख बच्चे क्वालीफाई करते हैं सर। 2.5 लाख बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है सर। 128 कॉलेजेस, 130 कॉलेजेस, 150 कॉलेजेस जो इंडिया में हैं, जो बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के, वहाँ पे अगर हम बच्चों को भेजने में कामयाब हैं तो तब सर हम ये मानेंगे कि नहीं, हम गाँव के बच्चों के लिए वरदान हैं। आपने उसकी ज़िंदगी बदल दी है। सर एक बच्चा पढ़ जाएगा ना सर, 2 पुश्तें बदल लेगा सर। बिल्कुल, सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके खानदान की ज़िंदगी बदल सर 2-2 पुश्तें बदल जाती हैं सर। पढ़ाई में इतनी ताकत है। रैंक 1 तो कोई एक ही होगा सर, लेकिन क्वालिफाई 2.5 लाख बच्चे होंगे, है ना। और अगर सर हम तब कामयाब खुद को मानेंगे जब हम एक क्लास में 100 बच्चों को बैठा रखे हैं, उसमें से 80 बच्चा क्वालिफाई करके अच्छे एनआईटी चला जाए, अच्छे आईआईटी चला जाए, नहीं तो अच्छे जीएफटीआई चला जाए, किसी अच्छे सरकारी कॉलेज में जाके वहाँ से इंजीनियरिंग करके लौटे, लाखों का पैकेज लेके लौटे और अपने परिवार को सहारा दे। और वैसे बच्चों की फिर बाद में हेल्प करे जो लाचार है, जो मजबूर है। सर संदीप महेश्वरी का एक कोटेशन है कि इफ यू हैव मोर देन यू नीड देन गिव इट टू दोज हु नीड इट द मोस्ट। अगर आपके पास अपने यूज करने से ज्यादा कुछ है तो उनको दीजिए जिनको उस चीज की जरूरत है। ये बच्चे लाचार है, ये मदद करना भी चाहेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। अगर मैं मदद करना भी चाहूँ सर तो मैं कैसे करूँगा, आप मुझे बताइए। वो तो बच्चों का सपोर्ट है सर कि मैं हेल्प कर पाता हूँ, लेकिन बहुत ऐसे टीचर हैं झारखंड में जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो मजबूर है, लाचार है। तो मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे स्लो स्टार्ट करें। एकाएक टॉप पे जाने की कामना ना रखें। आप किसी के चैप्टर 23 को अपने चैप्टर 1 से कंपेयर ना करें। सर एलियन जो है उसको 30-35 साल हो गया, मुझे 3 साल हुआ है, हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। फिजिक्स वाला को सर 8-10 साल होने को है, हमें 3 साल होने को है, हम खुद को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। सर मुझे ना लोग जब कमेंट करते हैं मैं झारखंड का अलग पांडे, झारखंड का अलग पांडे, मैं नहीं बन सकता झारखंड का अलग पांडे। मैं झारखंड का ऋषिकेश पांडे ही ठीक हूँ, क्योंकि सर अलग सर बहुत अलग चीज़ है सर। उनकी जर्नी 10-15 साल की रही है। कोई किसी के 15 चैप्टर 15 से मेरे चैप्टर 3 को कंपेयर कैसे कर सकता है सर। वहां तक जाने में शायद मेरा सर हिम्मत भी जवाब दे दे शायद बीच में। सर आपके इंस्टीट्यूट से गीतांजलि नाम की लड़की ने अभी झारखंड बोर्ड टॉप किया है। हाँ। और काफ़ी विवाद भी हुआ इस चीज़ को लेकर के, तो थोड़ा इस विवाद के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि क्या मामला क्या है ये।
सर ये मामला बहुत सिंपल है, लोगों ने विवाद क्रिएट किया, मैंने तो विवाद क्रिएट भी नहीं किया था। सर गीतांजलि बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और वो लड़की हजारीबाग में एक इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय वहाँ पे रह के पढ़ाई करती थी। और सिर्फ वहीं नहीं, खुशी भी वहीं की है सर। वो एक गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी है, वो भी वहीं पढ़ाई करती थी। तो सर उस विद्यालय की एक खास बात यह है ना कि वो टॉपर्स देते रहते हैं, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनके रिजल्ट में उस स्कूल का ही है। सर उस स्कूल में जो है ना मोबाइल होता नहीं तो ऑनलाइन कोर्स बच्चे ले नहीं सकते, बाहर जाने का परमिशन मिलता नहीं है तो बच्चे ट्यूशन पढ़ नहीं सकते। हाँ लेकिन एक चीज़ होता है वहाँ पे, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन थोड़ा लंबा होता है। सर गर्मी की छुट्टी तकरीबन 2 महीने हो जाती है, ठंडे की छुट्टी आई थिंक 17-18 दिन तक, कभी कभी तो 1 महीने भी हो जाती है। छुट्टियाँ बहुत लंबी होती हैं। तो उन छुट्टियों में बच्चे क्या करते हैं कि किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं 3-4 महीने के लिए अपनी छुट्टियों में, ताकि उनका कॉन्सेप्ट और बूस्ट हो पाए। अच्छा, ज़्यादातर जो अच्छे बच्चे होते हैं सर अपना समय बर्बाद नहीं करते। ये नहीं कि गर्मी छुट्टी मिल गई तो पढ़ने वाला बच्चा सर गर्मी छुट्टी को भी वेस्ट नहीं करता, वो तो पढ़ता है। तो गीतांजलि, खुशी उन्हीं स्टूडेंट में से एक थे जो सेकंड स्कूल का हमारे गढ़वा में सेंटर है सर, वो आके वहाँ अपनी छुट्टियों में पढ़ाई किया करते थे। और वो 1-2 महीने नहीं पढ़ते थे, मतलब जब भी छुट्टी होती थी आके पढ़ा करते थे। अब हमें बिल्कुल नहीं पता था वो बच्ची टॉप कर जाएगी। अच्छा, हमारा पूरा फोकस जेईई नीट पे होता है। हम सर 10th के रिजल्ट को कभी पब्लिश भी नहीं करते थे। अचानक से हमें पता चला कि गीतांजलि टॉप कर गई। अब वो बच्ची कोटा में थी उस समय, तो हमें ये लगा कि ये बच्ची टॉप करके इसका इंटरव्यू वगैरह भी कहीं नहीं आएगा, तो इनके घर चलते हैं, इनके पिताजी से मिलते हैं। इनके पिताजी से बातचीत हुई, बहुत खुश थे सभी लोग। खुशी के पिताजी से भी बातचीत हुई, खुशी ने भी बड़ा अच्छा नंबर लाया सर, 96% के करीब खुशी का भी था। मैंने वो वीडियो अभी तक डाला नहीं है, वो हम लोग अपलोड कर देंगे जल्दी ही। इन शॉर्ट, गीतांजलि के सक्सेस में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनके स्कूल का है, मैंने वीडियो में भी बोल रखा है। बहुत कम कंट्रीब्यूशन हमारा है, लेकिन है तो सही। सर 1-2 ईंटें हमने भी तो लगाई हैं, ऐसा थोड़ी है कि बिल्डिंग उस ईंट के बिना बन गई। अब बाकी कोचिंग वाले या फिर थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन भी हो गया कि बच्ची हजारीबाग की थी तो कैसे टॉप कर गई। मैं क्लियरली बोलना चाह रहा हूँ कि बच्ची गढ़वा की है, वो हजारीबाग में रह के पढ़ाई करती थी और छुट्टियों में आके सेकेंड स्कूल में पढ़ा करती थी और वो झारखंड टॉपर बन गई। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। सर सेकंड स्कूल के और एज ए टीचर ऋषिकेश पांडे के बहुत सारे लाखों फॉलोअर्स हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आता है कि कहीं आप इस फेम का इस्तेमाल करके इन फ्यूचर पैसा कमाने के आपके दिमाग में ये ना जाए, जी जी। तो आप उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? सर ये तो वक्त बता ही देगा। सर महेंद्र सिंह मूवी जो थी ना, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, MS धोनी। उसमें एक डायलॉग था, जब MS धोनी बैटिंग करना शुरू करते थे तो एक कमेंटेटर पूछते थे कि क्या लगता है कितना रन मारेंगे, तो दूसरे कमेंटेटर बोला करते थे कि मैचवा के बाद तो पता चल ही ना जाएगा। हम बोलते थे ऐसा। तो आपको 10 ईयर्स 5 ईयर्स डाउन द लाइन पता चल जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ झारखंड में। सर मनी मेकिंग मेरा मोटो शुरू में तो ज़रूर था, ये नहीं बोलूँगा कि मैं एक क्रांतिकारी शिक्षक हूँ जिसने क्रांति लाने के लिए सेकेंड स्कूल शुरू किया था, नहीं। सर जिसके सर के ऊपर 8 लाख का कर्ज हो, जिसको विरासत में उनके पिता से अच्छे संस्कार और कर्ज मिला हो, वो बच्चा सर हर हाथ पैर मारेगा, हर मुमकिन कोशिश करेगा कि किसी तरह उसके परिवार का कर्ज ख़त्म हो जाता। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर पे वो 8% 5% ब्याज पे लाखों रुपए का कर्ज था। तो ऐसा हुआ करता था कि घर पे ना वो तगादा करने आते थे और गलत गलत बात बोल के जाते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था सर। तो घर का वो सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मेरे सर पे एक जिम्मेदारी थी कि इस कर्ज को किसी तरह निपटाना और एक पीसफुल ज़िंदगी चाहिए। और अच्छा, इन्हीं सबसे फ्रस्ट्रेट होकर मैं आत्महत्या भी करने जा रहा था, सुसाइड करने जा रहा था। तब मेरे भाई साहब ने रोका था। तो सेकेंड स्कूल जब मैंने शुरू किया था तो मेरा एक ही मकसद था, एक ही गोल था लाइफ का कि किसी तरह ये कर्ज ख़त्म कर लेना है। सर मैंने वो कर्ज ख़त्म कर लिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चों से मिलते मिलते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये पेन मेरे तक तो सीमित ही नहीं है। ऐसे कितने घर हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई छूट जाती है, जैसे मेरी पढ़ाई छूट गई थी सर बीच में। ऐसे कितने बच्चे हैं। तो इन द मीन टाइम मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, थोड़ा ज़िद्दी बनते हैं, थोड़ा ज़िद्दी बनना पड़ेगा। ऐसे हर बच्चे को पढ़ाते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पढ़ाई के बीच पैसा बाधा बन रहा है।
और वहाँ सर धीरे 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 धीरे, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि शुरू में ये बहुत बड़ा विज़न था, धीरे 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 पता नहीं ये ज़िद कब इतना बड़ा बन गया कि अब हर बच्चा पढ़ेगा। और आज तो सर मेरा एक एक मिनट इस मिशन को जाता है, इस मिशन को डेडिकेटेड है। तो मैं पैसा कमाना चाहता हूँ कि नहीं चाहता मतलब फोर्ब्स लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा जल्दी? सर, फोर्ब्स लिस्ट वाले अगर काम के बेस पे अगर नाम डालें तो प्लीज जरूर डाल दो, अच्छा काम कर रहे हैं झारखंड में। लेकिन पैसे को लेके सर फोर्ब्स में कभी मिलीनियर में बिलियनर में कि ऋषिकेश पांडे मिलीनियर बन गए, ऋषिकेश पांडे मल्टी बिलियनर बन गए, यंगेस्ट बिलियनर बन गए, ऐसा कभी कोई न्यूज़ नहीं आने वाला। सर मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। जी। मेरे अभी भाई की शादी है, मेरे छोटे भाई की शादी हो चुकी है अभी रिसेंटली 7 तारीख को ही। तो मेरा घर ना फिनिश्ड नहीं है, ऐसे ही आप जाएंगे तो बिना प्लास्टर व्लास्टर का आपको नीचे मिल जाएगा घर। तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा कि कम से कम ये घर तो फिनिश करा लो, शादी ब्याह का टाइम है। तो मैं बात को टालता गया। मम्मी ने एक बार गुस्सा के बोला कि 4 सेंटर बना लिया तुम और अपना घर नहीं बना पा रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरा फोकस, मेरा प्रायोरिटी क्या है। मेरा प्रायोरिटी सिर्फ सिक्किम स्कूल है, मेरा प्रायोरिटी हमारा बच्चा पढ़ेगा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कभी घर ही नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी ज़िंदगी और अच्छी नहीं होगी, समय के साथ होगी, लेकिन प्रायोरिटी पे हमेशा बच्चे होंगे। ये मैं आज भी कह रहा हूँ, आप 10 साल बाद भी मेरे को यही बात करते सुनेंगे सर। सर जैसे कि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे जी और कहीं ना कहीं जब रिकग्निशन मिलता है, जब लोग पसंद करते हैं और आपको फॉलो करते हैं तो आदत बन जाती है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की। जी। और उसके साथ ही कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी भी आने लगती है कि कहीं और तो नहीं होगा कोई जो मेरे जितना फेमस होगा, मेरी फील्ड पे मेरे को आगे, मेरे से आगे बढ़ जाएगा। तो क्या आपको ऐसे कभी कुछ इनसिक्योरिटी फील होती है? सर अभी मैंने इसी पॉडकास्ट में, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, इसी पॉडकास्ट में मैंने बोला कि अकेले ऋषिकेश पांडे कुछ भी नहीं कर पाएगा। झारखंड को कम से कम 48 शिक्षक चाहिए जो झारखंड को बदले, कम से कम। सर मैं चाहता हूं कि वो 48 में से मैं हूं और वो 47 मेरे से आगे हूं, अगर आप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मानेंगे। सर फेम जो है ना सर, फेम, कामयाबी, ये सब टेम्पररी चीज़ है। और अगर आपको खुश रहना है ज़िंदगी में तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आज आपके पास है वो कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वो कल मिलेगा आपको। इसी उम्मीद से ज़िंदगी जीनी भी चाहिए सर इंसान को। तो मैं इस फेम को परमानेंट नहीं मानता और लोगों को भी नहीं मानना चाहिए। हर व्यक्ति आगे आए, शिक्षक आगे आए। और सर किसी को भी, मैंने अपने पॉडकास्ट में, अपने वीडियोज़ में बोला है कि किसी भी टीचर को ऐसा लगता है कि नहीं वो साथ मिलकर काम कर सकते हैं, मैं बेशक साथ मिलाकर काम करने को तैयार हूँ। सर उनके हिस्से का फेम, उनके हिस्से की कामयाबी उनको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। सर मैं चाहता हूँ झारखंड में 40-50 ऐसे शिक्षक हों जो नेशनल लेवल पर जिनका नाम हो, और झारखंड बदल रहा हो तो इतिहास में उनका नाम ज़रूर लिखा जाए। बेशक मैं 48वां शिक्षक हूँ, मुझे चलेगा सर, बेशक। लेकिन सर अगर किसी भी माध्यम से अब हर बच्चा पढ़ेगा मिशन अगर सक्सेसफुल होता है, चाहे उसमें मैं हूँ या नहीं हूँ, आप यकीन करिए कि आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन झारखंड। और फिर सब लगता है कि सब फेम वेम सब टेम्पररी है। सबसे अच्छा सुख, सबसे पीसफुल ज़िंदगी इंसान वही जी रहा है जो वो अकेले कमरे में खुद से बातें कर रहा है। सर हो सकता है कि मैं पॉडकास्ट में आके बड़ी बड़ी बातें कर लूँ, लोग बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही इंसान खुश है जो एक अकेले कमरे में जो खुद से सेम बातें कर रहा है जो पब्लिकली कर रहा है। जैसे अगर मैं सर यहाँ पे बात करूँ कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, बच्चे को प्रायोरिटी देना है, सर कभी बहुत ज़्यादा पैसे पे फोकस नहीं करना है, और मैं बैक ऑफ द माइंड मेरे क्या चल रहा है, अकेले रूम में मैं क्या बात कर रहा हूँ कि भाई अगर इस साल 20,000 बच्चे हो गए ना तो 20,000 इंटू इतने रुपए में इतना काट के इतना मेरा प्रॉफिट बच जाएगा। सर मैं बहुत ही नाखुश इंसान रहूँगा। खुश इंसान वही है सर जो पॉडकास्ट में आके नहीं, अकेले में भी वही बातें कर रहा है। लेकिन आप संतुष्ट हैं अपने काम से? अभी जितना आपका अर्निंग है बच्चों को पढ़ाने के बाद, कम पैसे में भी सर आपके अंदर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है अभी? सर मैं आपको एक बात बताऊँ, जी। आई एम नॉट द रिचेस्ट पर्सन, आई एम नॉट द रिचेस्ट टीचर ऑफ झारखंड, बट आई एम द हैप्पीएस्ट टीचर ऑफ झारखंड, है ना। एंड दिस हैप्पीनेस मैटर्स अ लॉट सर, बिकॉज यू कांट बाई हैप्पीनेस बाई मनी। आप पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते। आप कभी मेरे साथ चलिएगा सर, आप मेरे साथ अगर 2 दिन रहिएगा,
मैं सेम इंटेंसिटी से, जिस इंटेंसिटी से मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं उसी इंटेंसिटी के साथ रात में 2 बजे सोता हूँ, रात में 3 बजे सोता हूँ। आप अगर मेरे से उस समय पूछेंगे हाउ इज द जोश, मैं बोलूँगा हाई सर। और पैसा आपको इतना मोटिवेट नहीं कर पाएगा सर। अगर पैसा इतना मोटिवेट कर रहा होता ना सर, तो जितने भी कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, हाई पे एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत एक्साइटेड लोग होते हैं। ऐसा नहीं है सर, वो भी 9 to 5 करके घर जाना चाहते हैं, बेशक उनका पैकेज करोड़ों में हो। लेकिन सर मैं इतना खुश हूँ अपने काम से, इतना हैप्पीएस्ट टीचर हूँ मैं, कि मुझे लगता है कि सेम एक्साइटमेंट के साथ मैं जीवन भर काम कर सकता हूँ। बट इस मिशन के लिए आप 18-18, 20-20 घंटे भी आप कभी कभी काम करते हैं, तो अब इस सब के बीच में आप अपना पर्सनल लाइफ फिर कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये तो है सर। सर मैंने पिछले बार भी कहा था कि कोई एक चीज़ अगर किसी को मुझसे नहीं सीखनी चाहिए, तो वो है परिवार का मैनेजमेंट और अपना स्लिप साइकिल किसी को मेरे ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे सर मेरा छोटा भाई है, अभी उसके जस्ट शादी हुई। इसी से आप मेरे पर्सनल लाइफ का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। सर मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आप यूँ समझिए कि मैं ही उसका पिता हूँ, मैं उसकी माँ हूँ सर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत छोटी उम्र से सर, जब इंसान को डर लगता है, जब किसी बच्चे को डर लगता है, चौथे पाँचवें क्लास से, हम दोनों भाई अकेले रहते हैं, बनाते खाते हैं। हम माता पिता के साथ नहीं रहते थे। माता पिता उधर खेती करते थे और हमें पैसे भेजते थे, हम पढ़ाई करते थे शहर में। सर मैंने उसको बचपन से पाला पोसा, उसको बड़ा किया है, मैंने उसको बड़े होते देखा है। तो मैं उससे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता, और मेरा एक राजू भाई है, मैं उससे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता। आपने जिक्र हाँ, किया था लास्ट जिक्र टाइम। किया था पिछले बार भी। सर उसकी शादी थी, उसकी शादी में सर मैं सबसे ज़्यादा खुश इंसान था। लेकिन आप यकीन करिए, जब उसका तिलक चढ़ रहा था, हमारे यहाँ तिलक मड़वा बारात होता है, सर उसके तिलक में मैं तब पहुंचा जब तिलक चढ़ रहा था, चढ़ना शुरू हो चुका था, जबकि मुझे पहले से वो होना चाहिए था। मैं मड़वा में सर तब पहुंचा जब लोगों ने खाना शुरू कर दिया था। सर मैं बारात में तो सर मुझे पहले होना चाहिए था ना। मैं बारात में तब पहुंचा सर, 9 बजे बारात निकलना है, 8 बजे, और मैं 7 बजे पहुंच रहा हूँ। तो मैं कहाँ था? मैं काम कर रहा था, मैं बच्चों के बीच था, मैं टीचर्स के साथ था, मैं सेकंड स्कूल में, और हमें जो अभी कुछ बड़े बड़े स्टेप्स लेने हैं उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा वो डिस्कशन कर रहा था। ऑल्दो मैं बारात के दिन 1 घंटा पहले जाके, और मैंने अपने भाई को स्क्रब किया, मसाज किया, पूरा अच्छे से मैंने उसको तैयार किया। मैंने जो भी मैं कर सकता था उसके लिए। सर मेरा पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है। मेरा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ सब सेकंड स्कूल ही है। जब मैं एक हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, इंडिया के बहुत बड़े नाम हैं, जब उनसे ये डिस्कस किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ लोग चुने जाते हैं ऋषिकेश भाई, मे भी आप चुने गए हैं। शायद इसीलिए हमेशा ही ये ख्याल आप दिमाग में चलते रहता है कि नहीं, और क्या बेहतर कर सकते हैं झारखंड के बच्चों के लिए। शायद ही कोई टीचर इतना सेल्फलेसली सोच रहा है झारखंड के बच्चों के लिए। और शायद यही रीज़न है सर कि झारखंड में पहली बार किसी टीचर को इतनी प्रसिद्धि मिली। मैं शुक्रगुजार शायद हूँ इसलिए इसका। बच्चे भी कनेक्ट कर पा जी रहे हैं आप। बिल्कुल सर, बच्चे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। सर इंडिया में झारखंड की बहुत कम बात होती है, यस सर। और बात होती भी है तो मीम्स के ज़रिए होती है कि कभी कोई मीम फेमस हो जाता है कि झारखंड को कोई जानता है क्या। तो क्या सर क्या झारखंड मीम बन के ही रह जाएगा, या फिर लोग असली झारखंड को जान पाएंगे? तो बिल्कुल जानेंगे सर। बहुत जल्द वो टाइम आएगा। इसका जवाब सर मैं ना पॉडकास्ट के बीच में ही दे चुका हूँ कि झारखंड के लोग बहुत जुगाड़ू हैं सर, बहुत जुगाड़ू हैं। बस उनको आप शिक्षित कर दीजिए, वो अपना तरीका खुद निकाल लेंगे। सर झारखंड से ज़्यादा मिनरल रिच स्टेट है ही नहीं इंडिया में, है ना? शायद उसके बाद राजस्थान है। सर झारखंड राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं, अगर आपने इनको शिक्षित कर दिया तो इनके पास इतने रिसोर्सेस हैं कि ये दोनों इतने विकसित राज्य होंगे कि मत कहिए। लेकिन शिक्षा की कमी है सर, शिक्षा का अभाव है। सर अभी कुछ दिन पहले मैं गुमला गया था, और गुमला के होटल में मैंने देखा, ज़्यादातर होटल्स में वहाँ पे चाइल्ड लेबर थे सर, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे। मेरे दिमाग में एज अ टीचर यही ख्याल आया कि क्या इस बच्चे का अधिकार नहीं है शिक्षा? जो राइट टू एजुकेशन है, क्या इस बच्चे का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है सर। आप देखेंगे सर, अभी भी सर वो डोरी का टाइम आ रहा है, महुआ का टाइम था। आपको छोटे छोटे बच्चे जो है, आपको डोरी के पेड़ के नीचे, महुआ के पेड़ के नीचे मिल जाएंगे। आप उनसे जाके बात करेंगे कि वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं, रेगुलर स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। सर वो रेगुलर स्कूल नहीं जाते सर। सर झारखंड इतनी खूबसूरत जगह है, सर झारखंड में इतने पेड़ पौधे हैं, इतनी वनस्पतियाँ हैं सर।
हमारे यहाँ सर बेतला नेशनल पार्क है सर, टाइगर रिजर्व है हमारे हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सर इतने वाटरफॉल्स हैं, हमारे सर इतने टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, लेकिन सर कोई वो बताने वाला नहीं है, कोई दिखाने वाला नहीं है। लोग अगर शिक्षित होंगे ना सर तो वो आगे आएंगे, वो जुगाड़ू हैं, वो झारखंड को मीम मटेरियल नहीं बनने देंगे सर। ये जो मीम था ना सर, झारखंड को कौन जानता है सर, 10 ईयर्स डाउन द लाइन झारखंड बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे झारखंड के लोग जग रहे हैं सर। सोशल मीडिया ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और जब भी मैं एज अ झारखंड रेसिडेंट और एज अ टीचर जब इस तरह के मीम्स देखता हूँ कि झारखंड को कौन जानता है, तो मुझे यही फील होता है कि बस कुछ साल और रुक जाइए, झारखंड मीम मटेरियल तो नहीं रहेगा सर। झारखंड एक ऐसा स्टेट के रूप में उभरेगा जिसको लोग आइडलाइज करेंगे। अभी झारखंड के गरीबी की बात होती है, झारखंड के अक्षरता की बात होती है, साक्षरता की बात नहीं होती। झारखंड में साक्षरता दर कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, चाइल्ड लेबर ज़्यादा है, चाइल्ड मैरिजेस ज़्यादा हैं, इन सब के बारे में बातचीत होती है। इन सब का बस एक ही समाधान है सर, वो है एजुकेशन। सर आनंद सर ने एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि अगर आपको किसी के घर को बदलना हो, किसी गांव को बदलना हो, किसी समाज को बदलना हो, किसी जिले को, किसी राज्य को बदलना हो, या किसी देश को बदलना हो, तो आप बस उस जगह को शिक्षित कर दीजिए, वो जगह बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। आप देखिएगा सर 10 ईयर्स डाउन द लाइन झारखंड बदल जाएगा, और ये बदलाव जब भी होगा तो आप मेरी बात याद रखिएगा, ये शिक्षा से ही बदलाव संभव होगा। और हाँ, झारखंड में मटेरियल नहीं है सर, झारखंड सर हमारा प्यार है, हमारा इमोशन है, हमारा घर है, और अपने घर के साफ सफाई की जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी होगी। हम किसी मसीहा का इंतजार नहीं कर सकते सर कि कोई मसीहा आएगा और झारखंड को बदल के रख देगा, नहीं। मसीहा के इंतजार में सिर्फ देरी होगी। हमारा घर है सर, हमें ही साफ करना होगा, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। और कल का डेट में हमें इस लायक बनना होगा कि हम गर्व से बोल सकें कि हम झारखंड से बिलोंग। सर हम झारखंडी हैं सर, मुझे झारखंडी कहलाने में गर्व महसूस होता है। जब भी मैं किसी कॉलेज में या कहीं पे भी सेमिनार करने जाता हूँ और मुझे बोला जाता है कि मतलब लेट्स वेलकम ऋषिकेश पांडे फाउंडर सेकंड स्कूल फ्रॉम झारखंड, सर मुझे फाउंडर सेकंड स्कूल उतना फैसिनेट नहीं करता जितना मुझे ये फैसिनेट करता है कि फ्रॉम झारखंड, है ना, क्योंकि मैं वहाँ पे झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ। तो ये हमें ही करना होगा और हर एक व्यक्ति को करना होगा, और ये सिर्फ टीचर्स थोड़ी करेंगे सर, छोटे छोटे काम करने वाले लोग वो अपने काम को इतने बेस्ट तरीके से करें। कोई शिल्पकार है, बेस्ट शिल्पकारी करे, कोई फोटोग्राफर है, बेस्ट फोटो। सर मैं ना आपको एक दोस्त की बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो आयुष नाम है उनका। आप उनके सर उनके चैनल पे तकरीबन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, शायद आप उनको जानते भी नहीं होंगे क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ की वीडियोस डालते हैं। उनकी वजह से कितना नाम रोशन हुआ हमारे झारखंड का, मतलब नेशनल ज्योग्राफी वाले उनको नहीं जानते, कि बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लोग उनका फोटोज और वीडियोस नहीं उठाते। जब ऐसे ऐसे, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं सर, पलामू से। झारखंड खुद ही एक पिछड़ा राज्य है, उसका सबसे पिछड़ा जिला में से एक जिला है पलामू, वहाँ से फोटोग्राफर निकल के आता है सर। वैसे वैसे हीरे जब निकलेंगे सर, वो जब झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, तो झारखंड ऑटोमेटिकली बदल जाएगा सर। झारखंड एक धोनी जी से नहीं बदलेगा, है ना, झारखंड किसी एक ऋषिकेश पांडे से नहीं बदलेगा, झारखंड एक रतन टाटा से नहीं बदलेगा सर, झारखंड बहुत सारे लोगों के कंबाइंड इफेक्ट से बदलेगा, कंबाइंड मतलब इम्पैक्ट डालना होगा तब बदलेगा सर। और वो मीम बनाने वाले लोग फिर खुद ही शांत हो जाएंगे, शायद फिर वो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने लगे हमारे बारे में। और मैं भी अपने दर्शकों को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि झारखंड में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारा चैनल का एक मोटिव ये है कि उन लोगों को हम अपने चैनल पे लेके आएँ, उनकी जर्नी के बारे में जानें, उनके बारे में जानें। तो हमारी भी कोशिश हमेशा से रही है कि हम भी ऐसे अचीवर्स को, झारखंड से जो अचीव किए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की हैं, उनको अपने चैनल पे लेके आएँ और आप लोगों से रूबरू भी ज़रूर कराएँ। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा सर, झारखंड वाली बात है तो सर, छोटा जगह ना अपने क्षेत्रफल से छोटा नहीं होता, छोटा जगह अपनी सोच से छोटा होता है। छोटे जगह में एक बहुत गंदी चीज़ है सर, कंपैरिजन या पीछे खींचने वाली चीज़। बड़े जगह की सबसे अच्छी बात पता है क्या आती है सर, वो कंपैरिजन नहीं करते, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं सर, वो पीछे नहीं खींचते, वो कोलैबोरेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर अब झारखंड में देखिएगा, छोटे छोटे गांव में भी थोड़ा सा कोई अच्छा करना चाहेगा, लोग उसको पीछे पीछे खींचना शुरू कर देंगे, उसके बारे में बातें बनाएंगे, उसका हंसी मजाक उड़ाएंगे। बाहर में लोग जो वेल डेवलप्ड सोसाइटी, वो क्या करते हैं, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ट्राई करते रहो, कभी ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा ना, बोले थे ना तुमसे नहीं होगा। तो अगर ये सोच में एक मतलब एक शिफ्ट नहीं आएगा ना, तब तक ये जगह नहीं बदलेगा सर। आपको
अपने सोच में शिफ्ट लाना होगा। जो व्यक्ति अपने जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं उनको आपको अप्रिशिएट करना होगा, उनके बारे में बातचीत करनी होगी। बिल्कुल। आप पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्टर की बात करेंगे, आप मतलब किसी गैंगस्टर के गाने के बारे में बातचीत करेंगे, आप किसी एमएमएस के बारे में बात करेंगे, आप अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सर मैंने बहुत कम देखा है कि झारखंड के लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, है ना। उनके रील में या उनकी वीडियो में, उनके व्हाट्सएप पे इस तरह की वीडियो सर्कुलेट हो रही है, मैंने नहीं देखा सर, बहुत रेयर है सर। अच्छी चीज़ों को अच्छे लोग प्रमोट करते हैं, झारखंड के लोग बड़े अच्छे हैं, इसको वो बस वो अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना शुरू कर दें, थोड़ा पुश करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली लोगों तक बात पहुंचेंगी सर, ऑटोमेटिकली। एक अच्छा समाज सर कंपीट नहीं करता, कोलैबोरेट करता है, ये दिमाग में रखना है बस। जी हाँ, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और आगे और भी आएंगे, जी और झारखंड को और डेवलप होते हुए हम देखेंगे जल्द ही। बिल्कुल सर। सो थैंक यू बोलना चाहूँगा so मैं much, sir. ऋषिकेश पांडे सर अरे को, sir, thank you जो so much, sir. हमारे चैनल पे आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, और अपना एक्सपीरियंसेस जो 1 साल पहले हम उनसे मिले थे, जी उस 1 साल के बीच में क्या घटा उनकी लाइफ में, और क्या उन्होंने सेकंड स्कूल को कहाँ से कहाँ तक लेके गए, उसके बारे में भी हमें बताया। जी सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अ चैनल, थैंक यू सर। एंड होप टू सी यू सून फिर से। अरे सर बहुत जल्दी सर, आप जब बुला लेना। बिल्कुल। आप नहीं बुलाते, मैं ही फ़ोन कर लेता हूँ सर कभी कभी आपको तो। सर अभी बैठे बैठे ना 2-3 पॉडकास्ट का इनविटेशन आया, लेकिन मुझे हमेशा आपके साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होता है कि आप झारखंड के हैं और झारखंड का ये चैनल ग्रो करना चाहिए और इस चैनल को लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। पर रात में सोने से पहले ही सही एक कान में डियोपॉड लगा के पॉडकास्ट सुनने का कल्चर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि हम रात में आखिरी जो थॉट दिमाग में डालते हैं हम धीरे धीरे वैसे ही बनने लगते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अ चैनल। थैंक यू सर।